बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका अपना जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। सर, कल गुज़िश्ता रोज़ जो है वो पीपल्स पार्टी के ताज हैदर साहब ने बयान दिया है, समझ नहीं आई उसकी वजह से। अच्छा, ताज हैदर साहब ने कहा है वही कि जी हम वफाकी काबीना में शामिल नहीं होंगे पीपल्स पार्टी। ये जो असूली मौक़िफ़ बयान करने के लिए, दस्तूर की बात करने के लिए, कानून का डंडोरा पीटने के लिए पीपल्स पार्टी ने गुड कॉप बैड कॉप खेलने के लिए ये 2-3 चेहरे रखे हुए हैं। ताज हैदर साहब हो गए, रज़ा रब्बानी साहब हो गए, ये इसी काम के लिए रखे हुए हैं। देखो, एक बात असूली है, बहुत बड़ा असूल है इंसानी माशरों का कि जब मफादात इकट्ठे होते हैं ना और आपका उन मफादात के ख़िलाफ़ एक दुश्मन होता है, उस दुश्मन के ख़िलाफ़ आप कभी लड़ते नहीं हैं। ये असूल याद रखें। इसलिए जब तक वो स्केयर क्रो मौजूद है ना, वो बड़ा जो धमकाने वाली ताकत है जो इस वक्त अडयाला में बंद है, जब तक वो अपनी पूरी ताकत और माइट के साथ वहाँ पे बैठी हुई है ना या मैदान अमल में है, उस वक्त तक पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान हकीकी लड़ाई नहीं हो सकती। चाहे जाए कि पीपल्स पार्टी को किसी हद तक अपना बहुत बड़ा सियासी मफाद नज़र ना आए। अब ये देखो, ये जो इन्होंने ताज हैदर साहब ने कहा है, उसके बाद कहा यह जा रहा है कि लंदन में जो मुलाकातें हो रही हैं जिसमें इन्होंने रियाज़ मलिक साहब की और जरदारी साहब की, उसमें भी कोई जरदारी साहब ने रियाज़ मलिक को मनाने की कोशिश नहीं की। ये जो 190 मिलियन पाउंड वाला केस है, इसके हवाले से कोई मनाने शनाने की कोशिश नहीं की, बल्कि जरदारी साहब ने भी कमो बेश जो है वो रियाज़ मलिक साहब की हाँ में हाँ ही मिलाई है। कोई रोल प्ले नहीं किया उन्होंने, ये मैं आपको बात बता दूं। दूसरी बात ये है कि ये काबीना का हिस्सा जल्द या बदेर ज़रूर बनेंगे। अगर ये नहीं बनेंगे तो फिर ये इस सिस्टम का भी हिस्सा नहीं रहेंगे और ना इनको इस सिस्टम का हिस्सा रहने दिया जाएगा। तो इस सिस्टम से बाहर निकलना ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते। इस वक्त सबसे ज़्यादा जो काबीना में शमूलियत के लिए दबाव है ना पीपल्स पार्टी के अंदर से, वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का है। अच्छा, जो अपने सारे बेटों में से कम से कम जो है जितने बेटे भी उनके जीते हुए हैं ना, वो सारों को भी वजीर बनवाना चाहते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा दबाव डाल रहे हैं कि मेरे पुत्रां नूं तो वजीर बनाओ ना जी, बाकी इन्होंने देख लांगे। तो आधी काबीना तो उनके बेटों से ही भर जाएगी जिनको उन्होंने फॉर्म 47 पे जिताया हुआ है। लेकिन ये इस वक्त जो उनके पास तुरप का पत्ता है ना, वो SIFC के हवाले से है कि उनको डिस्टर्ब कर दिया जाएगा। वो ये है कि उन्होंने ज़ाहिर है कि स्टील मिल के बारे में उन्होंने वाशगाफ लफ्ज़ों में कह दिया कि हम स्टील मिल की निजकारी नहीं होने देंगे। इसके बाद वो PIA की निजकारी के ख़िलाफ़ मैदान अमल में आ जाएंगे। तो उनके पास वो, क्योंकि वो उनका वोट बैंक है, तो वो अपने वोट बैंक को डिस्टर्ब नहीं होने देंगे। लेकिन जब आज डंडा चलेगा तो फिर वो सारा कुछ मान जाएंगे, ये ज़हन में रखो। यानी मान जाएंगे आखिर पे? हाँ, अल्टीमेटली वो मान जाएंगे, पीपल्स पार्टी सारा कुछ मान जाएगी। सर, गंदम स्कैंडल आपने भी बात की, वो किस तरफ जाता नजर आ रहा है? आपके पास कुछ खबर ये नहीं, देखें गंदम स्कैंडल में उन्होंने किया क्या है। गंदम स्कैंडल में उन्होंने गोंगलों पे से मिट्टी झाड़ी है। और क्या किया है? देखें, जो 4 लोग जिनके खिलाफ उन्होंने कार्रवाई की है, उसमें से 2 बंदे जो थे वो तो पहले ही साइड लाइन थे जी। वो तो पहले ही बने हुए थे, अफसर बकार खास बने हुए थे। उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की है? वो इनमें जिन 4 के ख़िलाफ़ कार्रवाई की है, उनमें से 2 या 3 के ख़िलाफ़ तो इस खाकसार ने कमोबेश 1 साल तक लड़ाई लड़ी है जी। पैमरा में शिकायतें भुगती हैं जाके और फिर साबित किया है कि ये मुजरिम थे, ये मुजरिम हैं, वीट स्कैंडल के नहीं, ये करप्ट लोग हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। ये यकीनन करप्शन में मुलव्वस हैं। लेकिन हजूर वाला, वीट स्कैंडल जो है ना, ये वाला जो है, इसके मुजरिम ये नहीं है। ये तो इनके हाथ में तो कुछ था ही नहीं। सलीम शहजाद और ये वो डॉक्टर वसीम वगैरह, ये तो पहले नुकरे लगे हुए थे जी। इनका वीट स्कैंडल में क्या रोल था? तो जो असल में वो बैठे हुए थे ना, वो वज़ीर आज़म हाउस के अंदर ही बैठे हुए थे और सारा कुछ जो हुआ है वो उन्हीं की वजह से हुआ। देखें, इस वक्त जो मेन मुजरिम जिसके बारे में जो लोग इन मामलात पे गहरी नज़र रखते हैं, वो ये कहते हैं मुबैना तौर पे कि जिस डिपार्टमेंट के नीचे से उन्होंने ये बंदे उड़ाए हैं, या पहले ही, जैसे मैंने अर्ज़ किया ना कि पहले साइड लाइन पे थे, वो पहले ही बने हुए थे, अफसर बकार ख़ास बने हुए थे, तो OSD बने हुए थे, तो उनको इन्होंने उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई का ऐलान कर दिया। कार्रवाई का ऐलान करना था तो सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी के ख़िलाफ़ करते ना। अच्छा, कैप्टन महमूद के ख़िलाफ़ करते ना।
कैप्टन महमूद वही हैं जो नंदीपुर स्कैंडल में जिनका नाम था। कैप्टन महमूद वही हैं, ये पिंडी की जो रिंग रोड थी जिसमें बहुत सारे लोग फंस गए थे खान के दौर में, कैप्टन महमूद वो बंदा है। ये शहबाज शरीफ साहब का खास आदमी है, उसको कुछ नहीं कहा। जो मेन आदमी बैठा हुआ था उसको कुछ नहीं कहा। ये असल में पता है क्या है गंदम का मामला, गंदम की इंपोर्ट कब की जाती है? पहली बात तो ये है कि जब भी इंपोर्ट की जाती है ना गंदम की, तो दुनिया की गंदी तरीन गंदम इंपोर्ट की जाती है। दूसरी बात याद रखें कि गंदम हमेशा जब भी इंपोर्ट की जाती है उसका 70% हिस्सा जो है ना इंपोर्ट करने वालों का, वो सिर्फ अपनी ब्लैक मनी को वाइट करना होता है, यानी मनी लॉन्ड्रिंग। दूसरे लफ्जों में अब एक और उसकी शक्ल ये है कि डॉलर बाहर भेजने होते हैं जी। और मुल्की ख़जाने को उससे कितना बड़ा नुकसान होता है आपको अंदाज़ा नहीं है। अब ये देखें गंदम, ये स्कैंडल हुआ ना, लोग अभी सस्ता आटा ये छलांगे मार रहे हैं कि हमने कर दिया। उसके हमने तो कहा था कि जब गंदम की काश्त का वक्त आएगा या अगले साल हमें इसके नताइज भुगतना पड़ेंगे, वो अभी से नताइज सामने आ गए हैं। आपको पता है कि अभी जो इसकी कपास की काश्त हुई है उसमें 19% कमी वाक़ई हो गई है। काश्तकार कपास काश्त नहीं कर रहा, क्योंकि सुनने में ये आ रहा था, एक्सपेक्टेड ऐलान ये था कि 18,000 रुपए तक रेट जाएगा, वो अब सुनने में आ रहा है कि 8,000 भी रेट नहीं देगी हुकूमत। सही, ठीक है, 8,000 पे भी कोई नहीं खरीदेगा हमारी कपास, तो वो इसलिए 19% से भी ज़्यादा कमी वाक़ई हो गई है। तो फिर गंदम के साथ क्या होगा आप सोच रहे हैं? गंदम कौन काश्त करेगा अगले साल? गंदम कहाँ से मिलेगी हमें? बिल्कुल सर। तो फिर ये जो है ना, ये इस वक्त हम जज्बातियत का शिकार है, इसको अपने जुर्म को अपना कारनामा बता रहे हैं। भाईजान बात ये है कि ये जो है ना, एक तरफ आपको काश्तकारों की तवक्कुआत और मुतालबात का एक पहाड़ नज़र आता है और जायज़ है, क्योंकि वो पूरा साल खून पसीना एक करता है, तो वो अगर चंद पैसे उसमें से कमाने की तवक्को रखता है तो वो तवक्को पूरी करना अवामुन नास का भी फ़र्ज़ है और हुकूमत का भी फ़र्ज़ है। हुकूमत पे तो कर्ज़ भी है साथ। तो दूसरी तरफ हुकूमत का गंदम के काश्तकारों के साथ रवैया देख के अब ज़रा बराबर भी कोई शक नहीं रह गया कि हुकूमत ने काश्तकारों के मफादात को खैरबाद कह दिया। अब उसके लिए जवाज़ तराशे जा रहे हैं, हीले बनाए जा रहे हैं। तो असल बात यही है कि एक तरफ मुतालबात हैं, तवक्कुआत हैं, दूसरी तरफ लापरवाही है, कंप्लीट लापरवाही है बिल्कुल। अगर मैं देसी लफ्ज़ों में आपको बात समझाना चाहूँ तो वो एक सास की ख्वाहिश है कि मुतालबा है एक सास का कि उसकी बहू जो है वो बहुत खूबसूरत भी हो, बहुत सलीका शार भी हो, बहुत सआदतमंद भी हो, ठीक है, पढ़ी लिखी भी हो, दौलतमंद ख़ानदान से भी हो, एक लंबी लिस्ट है। दूसरी तरफ बहू का सिर्फ एक ही मुतालबा है, एक ही ख्वाहिश है कि सास ही ना हो। यानी हुकूमत कहती है कि काश्तकार ही ना हो। इस वक्त तो यही लग रहा है। अच्छा, ख्वाजा आसफ साहब ने आज एक ट्वीट किया है। अच्छा, मैं जो आप जिस तरफ जाने लगे हैं ना, मैं पहले ही आपको बता दूं कि मैं इसको ख्वाजा आसफ साहब की जो ट्वीट है ना, मुझे पता लग गया कि आप किस जानिब इशारा कर रहे हैं कि ख्वाजा साहब, मैं इसको और तरह से देख रहा हूँ भाईजान। मैं इसको ये नहीं देख रहा कि ये ट्वीट क्या है, ये उन्होंने गैर सियासी ट्वीट थी, और जब मैंने वो ट्वीट देखी है तो मेरे लामाअल्लाह ज़हन में आया, मैंने कहा यार ये तो ख्वाजा साहब ने एक अच्छी ट्वीट की है, गैर सियासी ट्वीट की है, जो हम बदतहजीबियों का जिक्र किया करते थे, किया करते हैं, अब भी करते हैं वक्तन फ़क्तन अपने टीवी शोज़ में। उसमें मैं इस बात का कमोबेश कोई 20 मरतबा जिक्र कर चुका हूँ कि महफिल में बैठते हुए टांग पे टांग जब रखते हैं तो दूसरे की तरफ अपने जूता नहीं दिखाते, जूते का जो तलवा है वो उस दूसरे की तरफ किसी की तरफ नहीं करते, जूता हमेशा नीचे, टांग पे टांग रखनी भी है तो आप जूते का रुख नहीं। ये ख्वाजा साहब ने ट्वीट की है। अब अंदाज़ा करें कि किसी के ट्विटर अकाउंट पे ज़्यादा तादाद तो उसके अपने हमदर्दों और फॉलोअर्स की होती है ना, तो नीचे कोई अच्छी भी बातें आ जानी चाहिए। ख्वाजा आसफ साहब, आप अंदाज़ा लगा लें कि आप अवाम में कितने मकबूल हैं। ये एक छोटी सी आपने ट्वीट की है, नीचे ज़रा आप देख लें कि आपको कहा क्या क्या जा रहा है।
ये देखें जी, ये ख्वाजा साहब ने जो ट्वीट की है, इस तरह बैठना बदतहजीबी के ज़ुमरे में आता है और महफिल में इस तरह बैठना बदतमीज़ी है। तमीज़ का असूल ये है कि आप जब बैठे हो तो आपके जूते का तला महफिल में बैठे हुए लोगों को नज़र नहीं आना चाहिए। टीवी शोज़ में भी आपको ये मंजर कसरत से नज़र आता है। मेरी राय में एंकर्स को तमीज़ का इस बुनियादी पहलू का जिक्र ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, अब एंकर्स ज़रूर वाला करते रहते हैं, मैंने अर्ज़ किया कि मैंने को 20 मरतबा इसका जिक्र किया। अब आप अपनी मकबूलियत का अंदाज़ा लगा लें कि आपके ट्विटर हैंडल के नीचे जो कमेंट्स हैं, जो बड़ी अच्छी बात आपने की है। पहली आपने, ये अज़हर खान साहब फरमा रहे हैं इसके जवाब में आपकी बात के बाद, बुजुर्ग औरत से हारी हुई कुर्सी पर बैठना बेगैरती है। ठीक है। दूसरा, आपने रोजीना खान साहब बोले कौमी असम्बली के फ्लोर पर एक सीनियर खातून सियासतदान को ट्रैक्टर ट्रॉली कहने से इस तरह बैठना ज़्यादा बेहतर है। या अल्लाह। अच्छा, फिर इरफान साहब कहते हैं एक औरत से बुरी तरह हार के बूट चाट कर आज वजीर बनने वाला लोगों को बैठने के आदाब सिखा रहा है, फिर कहते बूटा गाला कटदा है। ठीक है। फिर डॉक्टर साहब हैं वो कह रहे हैं कि बूट का मुंह किस तरफ होना चाहिए और तला किस तरफ, ये सब ख्वाजा सरा आसिफ से बेहतर कौन जानता होगा। ऐसे ही तो नहीं अगलों ने 2 मरतबा हारा हुआ इलेक्शन जितवाया। अच्छा, जवेरिया साहबा फिर लिख रही हैं इसकी बदतहजीबी आपको नज़र आ गई, लेकिन अपनी और अपनी जमात की बदतहजीबी नज़र नहीं आती। रियाना डार से हार कर भी सीट पर सांप की तरह कब्जा करके बैठे हो, शर्म आनी चाहिए। ठीक है। फिर आबिदा एम गर्देजी साहब लिखते हैं कि तुम, अच्छा वो आगे से गैर शाइस्ता कमेंट है 12। फिर इसी तरह वो शाजिया साहबा कहती हैं इस तरह बैठने से ज़्यादा बदतमीज़ी अवाम का वोट चुराना है। ठीक है। और ख्वाजा जी, एक औरत से मार खाई है आपने और फिर भी बेशर्मी से बैठे हो उसकी सीट पर, ख्वाजा के साथ शराब भी लगा लो, चलें ये भी खैर नहीं कहना। अच्छा, फिर शुमाला नासिर साहिबा कह रही हैं हाँ ख्वाजा जी बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें हैं। अच्छा, ये अच्छा, कोई एक भी मुझे कमेंट नज़र नहीं आ रहा जो आपके अपने ट्विटर अकाउंट के नीचे लोगों ने आपके हक में किया हो। एक बेज़रर सी अच्छी बात आपने की है, लोग आपकी अच्छी बात की भी तारीफ़ नहीं करना चाहते। अब आप जो रवैया आप लोगों ने अपनाया हुआ है ना, वो आपको असल में पे करना पड़ रहा है। आपको पीटीआई की जिन बातों का आपको अप्रिशिएट कर देना चाहिए था ना, आपने वो भी नहीं की। इसीलिए आज आपको अवाम से ये रद्द-ए-अमल देखना पड़ रहा है अवाम की तरफ से। पीटीआई की कोई भी बात हो, किसी भी तरह की हो, अडयाला जेल से आने वाली कोई भी बात हो, अभी आपकी वो साथी जो अज़मा साहबा है उन्होंने कह दिया है कि जनाब ये जो है उस्मान बुखारी साहबा की बात कर रहा हूँ कि जनाब वो टांग पे टांग रख के बैठे हैं। आपने टांग पे टांग रखने का जिक्र किया तो मेरे जहन में आ गया, टांग पे टांग रख के बैठे हुए हैं और वो मुर्गा और पता नहीं गोश्त, कढ़ाई गोश्त खा रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह, ज़रा पता कर लें उस्मान बुखारी साहबा, आप भी पता कर लें। मैंने कल भी तलाल चौधरी साहब को ये चैलेंज किया था, कोई ताज़ुब साबित हो जाए तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं चल के आपके पास आ जाता हूँ, मुझे ज़रूर सबूत दिखाइएगा, वरना आप मेरे पास तशरीफ़ ले आए, मैं दिखा दूँगा। आपने तलाल चौधरी साहब ने, जिसका कल के व्लॉग में मैंने कहा था, उन्होंने कितनी बेशर्मी के साथ इस बात का जिक्र किया है कि इमरान खान ने 7 बैरकों पे कब्ज़ा कर रखा है। और मैंने पूरे यकीन के साथ आपको ये बताया है कल के अपने व्लॉग में कि इमरान खान ने सिर्फ एक 10 बाई 10 की बैरक में वो फंसा हुआ है, काल कोठड़ी में बंद है। उसके इर्द गिर्द जो 7 मुल्हिका बैरकें हैं, जो काल कोठड़ियाँ 7 हैं, वो 7 की 7 लॉक्ड हैं जी, उन पे ताले इतने इतने बड़े लगे हुए हैं। और इमरान खान जेल इंतज़ामिया से 2 मरतबा ये दरख्वास्त कर चुका है कि इनमें आप कैदियों को बसाएं, कैदियों को रखें, मेरी सिक्योरिटी का कोई ख्याल ना, मुझे मेरी सिक्योरिटी पे ना आप घबराएं, मेरी सिक्योरिटी करने वाली ऊपर वाली ज़ात है, आप यहाँ ला के रखें। लेकिन चूँकि हुकूमत का मतमा नज़र ये है, हुकूमत का मकसद ये है कि इमरान खान को कैद तन्हाई में रखा जाए, उस कैद तन्हाई से दोचार करने के लिए करीबी बैरकों में सिक्योरिटी के नाम पे बंदे नहीं, वहाँ पे कैदी नहीं रखे जा रहे। तो ये इस वक्त इनकी पॉपुलैरिटी का आलम है। अब आप खुद ही देख लें। बात ये है कि आपकी जो ठीक बातें हैं ना, जो आपके अंदर नज़र आ रही हैं, वो
आपके चाहने वालों को भी आपकी ठीक बात नहीं लग रही, इसलिए कि आपने इमरान खान की ठीक बात को भी अप्रिशिएट नहीं किया। आपने दुनिया के किसी मामले में भी पीटीआई के लिए कलमा हक या कलमा खैर नहीं कहा, कहीं भी आपने नरमी का गोशा, मतलब वो इस तरह करता है तो भी गलत है, इस तरह करता है तो भी गलत है, ये आपने वतीरा अपना लिया ना, मतलब उसी बंदे की तरह जो अपनी मतलब बीवी को हर मामले में क्रिटिसाइज़ करता था। वो बेचारी सुबह अंडा बना के लाती थी नाश्ते में, तो वो बंदा कह देता था कि जनाब ये तुमने आज फ्राई अंडा बना दिया। वो फ्राई अंडा बनाती थी तो अगले दिन तो वो कह देता था है तुमने फ्राई कर दिया, तुमने तो बॉयल अंडा लाना था, मैंने बॉयल खाना था। बॉयल कहता है तो फ्राई करता। तो वो 3, 4, 5 दिन के बाद बीवी जो है वो दोनों अंडे ले आती है, फ्राई अंडा भी ले आती है, बॉयल अंडा भी ले आती है। तो फिर वो बंदा कहता है ये क्या किया है? कहती बीवी कहती है अब मैंने क्या किया है? कहते जो अंडा फ्राई करना था वो बॉयल कर दिया, जो बॉयल करना था वो फ्राई कर दिया। तो आपने ये तहिया किया हुआ है ख्वाजा साहब कि आपने आटा गूंदी हेल्दी क्यों है। जब तक आप अपने रवैये ठीक नहीं करेंगे आपको अवाम की तरफ से इसी तरह के रद्द अमल का सामना करना पड़ेगा। इसी के साथ आज की आखिरी बात भाईजान, आज की आखिरी बात छोटी सी ये है कि तुम्हारे दायरों में एक उम्र से महवे गर्दिश हूँ, तुम्हारे दायरों में एक उम्र से महवे गर्दिश हूँ, मेरा मरकज़ नहीं बदला, मेरा महवर नहीं बदला। क्या बात है, मेरा मरकज़ नहीं बदला, मेरा महवर नहीं बदला। नाजरीन खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।